हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गैंगवार डियर इंस्टीट्यूट। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल से पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में बात किया और हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में बात किया और बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में भी बात कर चुके थे। बस इसमें हमें कुछ ज़्यादा इस तरीके से नहीं बताना है, मुझे इसका अप्लीकेशन करवाना है। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, बोहर्स अकॉर्डिंग के मॉडल के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए, बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। बात समझ में आया? ये सारी चीजें हम कर चुके थे फिलहाल। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था बोहर्स एटॉमिक मॉडल की बात, सारी चीजें हो गई थी। आज हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के। क्यों? क्योंकि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के द्वारा ही मुझे ये पता चला, या बोहर ने ही बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, एन के बारे में। तो उससे रिलेटेड जितने पॉइंट है वो सब हम आज रिवीजन कराएंगे आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एन के बारे में। एन क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम आपको पिछले टर्म पर सब बता चुके थे, इसलिए हम सीधा डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज, यहाँ पे सबसे पहला हमारा फार्मूला किसका बनेगा? रेडियस का। डायरेक्ट हम लोग रिवीजन करते हैं। रेडियस के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? फार्मूला जो होता है हमारा r इक्वल टू क्या लिखोगे? 0.529 n स्क्वायर बाई क्या लिखोगे मेरा भैया? z। इस तरीके से ये बात करोगे, ये हमारा किस में होगा? एंगस्ट्रॉम में। किस में होगा? एंगस्ट्रॉम में होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे रेडियस हमें दी होगी। रेडियस क्या होती है? 0.529 n स्क्वायर बाई क्या होगा? z। ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर बाई z है। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमारा, अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि अगर हमारा मान लीजिए कि आर नॉट इज द क्या है? रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। रेडियस ऑफ क्या है मेरा भैया? फर्स्ट ऑर्बिट। ये पहली ऑर्बिट की रेडियस मान लीजिए क्या है? आर नॉट है। तो nth ऑर्बिट रेडियस की ऑर्बिट बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर एन इज इक्वल टू क्या लिख दिया करो? आर नॉट एन स्क्वायर। बस इस तरीके से हम यहां पर बात कर सकते हैं। किसी पार्टिकुलर एटम के अंदर अगर हमारे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस अगर बेटा हमें दी है और nth पांचवी ऑर्बिट और छठी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस के बारे में बात करेगा तो आर नॉट बोले तो पहली ऑर्बिट की रेडियस इंटू क्या कर देना? एन स्क्वायर कर देना। लेकिन वो किसी पार्टिकुलर एटम के अंदर हो। ठीक है? अब ये सब कहां से डिराइव होता है ये सब बताने का टाइम नहीं है। क्लियर है? अब रेडियस की बात हो गई। दूसरी बात करेंगे हम किसकी मेरा भैया? एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? एनर्जी में। अगर मैं एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी में यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बोहर से मॉडल में ही हम ये पढ़ते हैं एनर्जी क्या फार्मूला, माइनस क्या होगा? 13.6 क्या होगा? जेड स्क्वायर अपान क्या होता है? एन स्क्वायर। ये हमारी रेडियस का फार्मूला होता है, सीधा सीधा। लेकिन ये हमारा किसमें होगी इसकी यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्या लिखोगे मेरा भैया? एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यहां पे इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात आ गई। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे एक फार्मूला हमारा और बनता है, -2.188 इंटू 10 की पावर माइनस क्या होगा? 18। याद रखना जो हमारा 2.18 है वही 18 हमारा ऊपर है। याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं वरना भूल जाता है। और ये हमारा क्या होगा? जेड स्क्वायर अपान क्या होगा? एन स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से। अच्छा, लेकिन ये जो हमारी एनर्जी होती है जूल पर एटम होती है। क्या होती है भैया? जूल पर एटम। ठीक, ये कौन सी किसकी इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इससे हम निकाल सकते हैं पहली ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी, तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी, इस तरीके से। यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को निकाला जा सकता है। पहली ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, दूसरी की -3.4 होती है और तीसरी की इस तरीके से एंड सो ऑन। सारी चीजें इस तरीके से इस फार्मूले से निकाल सकते हो आप। क्लियर है? और एक पॉइंट हमारी एनर्जी से रिलेटेड ये है, अगर आपसे ये कहा जाए एनर्जी के बारे में तो आप इसको निकाल के देख सकते हो। पहली ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी, तीसरी ऑर्बिट की एनर्जी और चौथी ऑर्बिट एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर हम इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं तो हमारी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है भैया? बढ़ती है। क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर है? लेकिन अगर हमसे यहां पे
सक्सेसिव एनर्जी का गैप पूछेगा। क्या पूछेगा? सक्सेसिव एनर्जी का गैप, यानी कि दूसरी माइनस पहली, तीसरी माइनस दूसरी, चौथी माइनस तीसरी, पांचवी माइनस चौथी। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो E2 माइनस E1, E3 माइनस E2 और E4 माइनस क्या होगा? E3 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इनका गैप जो होता है वो हमारा क्या होता है? घटता चला जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसमें एनर्जी ज्यादा है, तो आप ये देखा करो कि किस ऑर्बिट का गैप ज्यादा हो रहा है। क्वेश्चन आपको भी करवाते हैं, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से एनर्जी गैप का निकाला जाता है। फिलहाल अभी एनर्जी गैप का मैं फार्मूला भी बताऊंगा आपको, घबराइए नहीं। बस आपको मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतनी बात बताई है कि जो हमारी एनर्जी का रेडियस का फार्मूला क्या होता है, मैंने बताया 0.259 n स्क्वायर बाई जेड। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दी होगी तो हम क्या करेंगे? nth ऑर्बिट की अगर निकालना है r0 n स्क्वायर कर देना। और उसके बाद यहां पे आगे बढ़ते हैं हम, एनर्जी वाले फार्मूले में -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जूल पर एटम में दोनों में अलग अलग फार्मूला है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एटम वाला हमारा इस तरीके से ये आपको याद भी रहता है। पहली ऑर्बिट में कितना होता है? -13.6, दूसरी ऑर्बिट में -3.4, तीसरी ऑर्बिट में -1.86 एंड सो ऑन। इस तरीके से क्या कहते हैं, जो भी होती है वो निकाल लेना आप, ठीक है। जैसे जैसे हम इनर ऑर्बिट से कहां जाते हैं? आउटर ऑर्बिट में जाते हैं, वैसे वैसे हमारी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन गैप की बात कर लो, गैप का मतलब क्या हुआ? दो ऑर्बिट के बीच की डिफरेंस का एनर्जी, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो दूसरी माइनस पहली सबसे ज्यादा होगी, तीसरी माइनस दूसरी उससे कम होगी एंड सो ऑन, इस तरीके से कम होती चली जाएगी। क्लियर हुआ? ये बात हो गई। अब यहां पे एनर्जी गैप के लिए अगर मैं एनर्जी गैप का फार्मूला अगर आपको ड्राइव करूं तो यहां पे 13.6 लिख देना और जेड स्क्वायर कर देना 1/n1 स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे? 1/n2 स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा? एनर्जी गैप का फार्मूला होगा। लेकिन ध्यान रखना यहां पे इस तरीके से प्लस है, जबकि इससे पहले वाले में यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी इस तरीके से माइनस लगा हुआ। ये चीज ड्राइव होकर के आया है, मैं ड्राइव नहीं करूंगा, जरा भी नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कुछ भी कर लो। बात समझ? क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरा भैया। अच्छा, इसमें भी प्लस ही होगा, सेम है, बस खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है ये। और दूसरा कौन सा होगा? यहां पे फार्मूला 2.188। अभी इन सारे फार्मूले का एप्लीकेशन हम करवाते हैं। अच्छा भैया थोड़ा सा वेट करो। जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या लिखोगे? n2 का स्क्वायर। लेकिन यहां पे इस तरीके से एनर्जी का गैप जो होगा वो जूल पर किसमें होगा? एटम में होगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें हमारी इस तरीके से डिफाइन हो गई। एनर्जी हमने पूरी तरीके से क्लियर कर लिया। एनर्जी में क्या क्या था सारी चीजें हमने बता दिया। उसके बाद रेडियस के बारे में भी बात कर ली। अब हम यहां पर इस तरीके से एनर्जी गैप निकाल सकते हैं, चाहे फार्मूले से इस तरीके से निकालो या तो वैल्यू याद होगी तो वैल्यू से डिफरेंट करके आप निकाल सकते हो। समझ में आया? पहली ऑर्बिट की कितनी होती है याद कर लो मेरा भैया, -13.6, दूसरे ऑर्बिट की -3.4 और क्या कहते हैं तीसरी ऑर्बिट -1.86। इतना तो कम से कम याद होना ही चाहिए। गैप की बात कर लिया जाए तो पहले और दूसरे के बीच में 10.2 का गैप आता है। इस तरीके से आप याद कर लेना, क्योंकि ज्यादा कुछ हम इस तरीके से यहां पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन भी करवाना है और जल्दी से जल्दी चैप्टर को फिनिश करना है। अगर मैं यहां पे वेलोसिटी, क्या बोलेंगे मेरा भैया? वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला हमारा बोहर मॉडल से ही ये निजात हुआ है, समझ लो। क्या कहते हैं यहां पे वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है 2.188 इंटू 10 की पावर -8 कर लेना। सॉरी, यहां पे 10 की पावर क्या होता है? +8। यहां पे क्या होगा? Z/n होता है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरा भैया, Z/n। ये हमारा फार्मूला जो होगा 2.188 इंटू 10 की पावर क्या करोगे? 8 और क्या लिखोगे? Z/ क्या लिखोगे? n। लेकिन Z/n वाले केस में ध्यान दो भैया, अगर मैंने इस तरीके से Z/n वाले केस में, एक मिनट, Z/n वाले केस की अगर बात किया जाए तो जो वेलोसिटी का जो यूनिट होगी वो हमारी क्या कहती है? मीटर पर सेकंड ना लेकर के हमारा क्या होगा? सेंटीमीटर पर सेकंड लेना। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने जानबूझ के इसको 8 बनाया है। 8 इसलिए बनाया है कि जिससे कि हमें इस तरीके से इसको याद करने में आसानी हो जाए। सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट जो है वो हमने मीटर पर सेकंड ना लेकर के सेंटीमीटर पर सेकंड में इसलिए रखा है क्योंकि ये 8 है
2.188, तो वही 8 ऊपर चला जाएगा। याद करने के लिए वही नहीं है, हम साफ साफ क्लियर कर दे रहे हैं भैया, क्लियर है। तो ये हमारा सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या होता है, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम जब वेलोसिटी निकालते हैं तो दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि हम यहाँ पे भूल जाते हैं यार कि z/n था, कि n/z था, कि z²/n² था, कि n²/z था। तो ध्यान दीजिएगा, साफ साफ बात याद कर लो। रेडियस के केस में क्या होता है, n² होता है। एनर्जी के केस में z²/n² होता है। और वेलोसिटी के केस में क्या होता है, z/n होगा। अगर भूल जाओ तो इसका भी तरीका हम क्या बताते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। समझ सकते हो कि एनर्जी जो होती है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो वेलोसिटी जाहिर बात है रूट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो रूट ऑफ एनर्जी का मतलब z²/n² इज कन्वर्टेड इनटू z/n। क्लियर है। यानी सीधा सीधा याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, जिससे कि तो आपका ये क्वेश्चन भूले ना, वरना गलत हो जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो भैया, जो एनर्जी हम लोग पढ़ा करते हैं वो हमारी किस में होती है, निगेटिव में होती है। क्लियर है, किस में होती है भैया, निगेटिव में होती है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से निगेटिव में हुआ करती है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी सिर्फ क्या कर लेना, निगेटिव की जगह क्या कर लेना, पॉजिटिव कर लेना, बस और कुछ करना नहीं होता। मेन पॉइंट पर ही हम बात करेंगे, ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, इतना तो बोलना लाजमी है फिलहाल, कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देना पड़ती है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फिलहाल यहां पे इस तरीके से जो हमारा निगेटिव साइन था वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सीधा सीधा हमारा क्या होगा, वही जो हमने टोटल एनर्जी पढ़ाया था -13.6 z²/n², उसी में क्या कर देना, माइनस के जगह पे आप क्या कर देना, प्लस लगा देना, बस। ठीक है, अब दूसरी वाली भी बात कर सकते हो चाहो तो। जो दूसरी वाली हमारी ये क्या किसमें थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में थी। ये होगा 2.188 इंटू 10 की पावर क्या होगा मेरा भैया, -18 z² क्या लिखोगे, n²। यहां पर भी हमारा इस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी भी इस तरीके से ध्यान देना भैया, हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इस वाले केस में भी क्या होगा, बस सिर्फ प्लस से सॉरी माइनस की जगह पे क्या कर देना, प्लस कर देना, बस और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जस्ट आपको आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें और भी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में दे देता है वैल्यू, और हमारी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में दे देता है वैल्यू, और क्या कहते हैं टोटल एनर्जी के टर्म में दे देता है। इस वजह से यहां पे दिक्कतें होती हैं, तो उस पर भी मैं थोड़ी डिस्कस करना चाहूंगा। यहां डिस्कस क्या करना चाहूंगा, थोड़ा सा देखो भैया क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान दो इधर देखो भैया। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है -k(q1)(q2) क्या होता है, r², सॉरी r² नहीं होता। फिलहाल मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा क्योंकि ये सब इतना बताने का टाइम नहीं है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूं तो उस रिवीजन की तरह ही होना चाहिए, वरना आपको ना गवारा गुजरता है। फिलहाल हमने देखा इस बात को, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है -ze² क्या होता है, r। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होगा माइनस ना होकर के प्लस होता है, और kZe² क्या होता है, 2r। बात समझ में आई। ये हमारी हो गई कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गई, बोलो मेरा भैया। और टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को जोड़ोगे तो एक फार्मूला हमारा निकल के आएगा। आप जाहिर सी बात है, ये -z²/r है, यहां प्लस kZe² क्या कहते हैं, अच्छा k भी यहां पर इस तरीके से ले लेना मेरा भैया, ठीक है, -kZe²/r। यहां पर ये क्या होगा, इससे जब क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक फार्मूला मेरा निकल के आएगा माइनस में kZe² क्या लिखोगे, 2r। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमारी सारे फार्मूले इस तरीके से क्लियर हो गए। ध्यान दीजिएगा, फिर से देख लो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -kZe²/r होगी, काइनेटिक एनर्जी +kZe²/2r होगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को जोड़ोगे तो एक फार्मूला निकल के आएगा माइनस क्या आएगा, -kZe² क्या होगा, 2r।
ठीक है, इस तरीके से क्या कहते हैं, हमारा सारी चीजें हमने क्या किया, इस तरीके से क्लियर कर ली। क्लियर हुआ। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो किसी के बारे में भी अगर पूछा जाए तो दोनों एनर्जी को, किसी किन्हीं दो एनर्जी के बारे में भी पूछेगा तो दोनों एनर्जी को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। जैसे ही डिवाइड करोगे पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। बात समझ में आई। बस ये चीजें याद रखना। बात समझ में आया। अगर ये तीनों चीजें याद हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में बदल सकते हो, काइनेटिक को पोटेंशियल में बदल सकते हो, काइनेटिक को टोटल में बदल सकते हो। जैसे अगर इन दोनों में देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जो टोटल एनर्जी है वो माइनस में है, ये हमारा प्लस में है और कोई फर्क नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टोटल एनर्जी। एकदम सेम मामला है। ठीक है, यहां इनके बीच की अगर बात किया जाए तो इनके बीच में भी देख लेना। क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी अपान काइनेटिक एनर्जी करके वैल्यू रखोगे, काट पीट करके सब बराबर कर लोगी। बात समझ में आया। तो आपको सारे के सारे रिलेशन याद हो जाएंगे। मैं लिखूंगा नहीं सारे इनके बीच में क्या रिलेशन है, अदरवाइज क्या होता है, आप रटना शुरू करते हो, गलत कर जाते हो। रटना नहीं है, सीधा सीधा तीनों एनर्जी को याद रखना है। जिसके जिसके बीच में पूछेगा उसके उसके बीच में हम रिलेशन देख करके बकायदा हम साइन को कन्वर्ट कर लेंगे या जो भी वैल्यू होगी कर लेंगे। क्लियर है। इतनी सारी चीजें हमें एनर्जी में करना था। ठीक, हाँ, और कुछ इस तरीके से बोहर मॉडल में तो बचा नहीं, वो बाकी सारी चीजें हमने क्या कहते हैं पूरा डिफाइन कर लिया मेरा भैया। अच्छा, एक दो पॉइंट और पूछा जाता है कि जीमेंस इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की बात किया जाए। सुनो भैया, ये हमारा क्या कहते हैं, ये ड्रॉबैक समझ सकते हो। क्या बात समझ सकते हो, ड्रॉबैक किसका, बोहर मॉडल का। क्या ड्रॉबैक होता है कि ये जीमैन इफेक्ट, क्या जीमैन इफेक्ट और हमारे क्या कहते हैं और स्टार्क्स इफेक्ट, जीमेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को ये डिफाइंड नहीं कर पाए थे। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है इन कंपेयर टू कि कौन डिफाइन कर लिया था। बात समझ रहे हो। जीमेन्स इफेक्ट स्टार इफेक्ट कौन डिफाइन नहीं कर पाया था, तो इसका आंसर होगा कि बोहर मॉडल। बात समझ में आया। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हाट इज, क्या है जीमेन्स इफेक्ट, व्हाट इज जीमेन्स इफेक्ट, स्टार इफेक्ट। तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं, थोड़ा सा समझो। मैं कह रहा हूं जीमेन्स इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग, टूटना ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है तो उसे बोलोगे जीमेन्स इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्प्लिटिंग हो रही है तो उसे बोलोगे स्टार्क इफेक्ट। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इधर देखो कैसे याद करोगे, जी मैन, कैसे याद करोगे, जी मैन्स इफेक्ट, जी मैन्स इफेक्ट या जी मान इफेक्ट, जो भी पढ़ते हो आप जानो। क्या बोलोगे, कैसे, उसको वहीं से याद करो क्योंकि वो वहीं होगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना। कभी भी किसी चीज को याद किया करो तो वहीं में से, उसी में से कुछ चुराया करो। जब उसी में से कुछ चुराओगे ना तो क्या होगा मेरा भैया, उसको याद करना आसान होगा। अब ऐसे तो नहीं क्या कहते हैं, कुछ भी बोले ना और कह दे इफेक्ट बताओ, बोलेगा वो जीमेन्स इफेक्ट, स्टार इफेक्ट बोलेगा, कहेगा जीमेन्स इफेक्ट क्या होता है, तो क्या बोलोगे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर बोलता है तो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग क्या होती है, जीमेन्स इफेक्ट होती है। अरे इधर इधर स्टार्क, क्या बोल रहे हो, स्टार्क। अरे यार भैया, स्टार्क तुम खुद ही बोल रहे हो, स्टार्क, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोनाउंसिएशन में स्टार्क में ई जरूर आ रहा है, इस वजह से हम उसको वहीं से चुरा ले रहे हैं। इसका मतलब स्टार्क में क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। इस तरीके से ये दोनों चीजें बोहर साहब नहीं डिफाइन कर पाए थे। ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं ड्रॉबैक पूछा हूं, ड्रॉबैक, बात समझ रहे हो, ड्रॉबैक की बात कर रहा हूं। बोहर मॉडल के ड्रॉबैक क्या है, जीमेन्स इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को ये डिफाइन नहीं कर पाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट और भी है फिलहाल, या चाहे इसको ड्रॉबैक समझो या क्वालिटी समझो। बोहर मॉडल जो होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाइड होता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए अगर बात किया जाए, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम +2 हो गया, बेरिलियम +3 हो गया, जहां पे कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात आती है वहीं पर हमारा बोहर मॉडल अप्लाई होगा बस, और कहीं नहीं होगा। अभी क्वेश्चन करवाते वक्त हम दिखाते हैं बेटा। हाँ, तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं हमने यहां पर डिफाइन कर ली भैया। बोहर मॉडल के बारे में मैंने कहा जीमेन्स इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को कौन ने डिफाइन कर पाया, बोहर मॉडल। ठीक है,
बस यहां से इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट और भी हैं। यहां पे हम थोड़ा सा बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इतनी बातें बता दूं फिर तुरंत क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात किया जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर मैं रेडिएशन की बात किया जाए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, थोड़ा ध्यान दे लो, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहां पर ध्यान दो, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ वाली, ठीक है, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, रेज को अगर मैं क्या करूं, एक इस तरीके से पैटर्न में अगर मैं एडजस्ट करूं, ठीक है, एक पैटर्न बनेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर से सुन लो, हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को अगर मैं उनके फ्रीक्वेंसी के आर्डर में या फिर उसके वेवलेंथ के आर्डर में एक अगर मैं सीरीज बनाऊं या एक पैटर्न बनाऊं, उसी चीज को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे ये हमारी है कौन सी रे? गामा रे, और हमारी होती है एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, ये हमारी कौन है? विजिबल, गामा एक्स यूबी, और ये है हमारी इंफ्रारेड, ये है हमारी माइक्रोवेव। कौन सी वेव? माइक्रोवेव। फिर उसके बाद हमारी कौन सी है? रेडियो वेव। रेडियो वेव, उसके बाद आती है लॉन्ग रेडियो वेव एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई। मैंने कहा डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली, ठीक है, रेज को अगर मैं एक पैटर्न में, जैसा कि मैंने दिखाया आपको, इस तरीके से अरेंज करूं, तो जो हमारा इस तरीके से पैटर्न बनता है उसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ में आ जाना चाहिए। और ये हमारा 10 की पावर हमारा क्या होगा? अच्छा, ये वेवलेंथ बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? वेवलेंथ। और वेवलेंथ किस में है? मीटर में है। ध्यान दीजिएगा, 10 की पावर -16 से लेकर के 10 की पावर -12 के मीटर के आर्डर की होती है एक्सरे। ये होती है 10 की पावर -10, बोले तो 1 एंगस्ट्रॉम के आर्डर की होती है कौन? एक्सरे। अल्ट्रावायलेट होती है 10 की पावर -8 से लेकर के 10 की पावर -6, और ये होती है विजिबल, होती है 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर होती है मेरा भैया, ठीक है। और उसके बाद हमारी अगर यहां पे आगे की बात किया जाए, हमारा कौन सा है मेरा भैया? इंफ्रारेड की बात कर लिया जाए, और हमारी माइक्रोवेव की बात किया जाए तो इंफ्रारेड में हमारा 10 की पावर माइनस, ठीक है, 4 ले सकते हो, या 10 की पावर -6 से लेकर के 10 की पावर -4, और माइक्रोवेव होती है 10 की पावर -2, और रेडियो वेव जो होती है वो 10 की पावर -0 से लेकर के 10 की पावर 2 तक होती है। अच्छा, लॉन्ग रेडियो वेव क्या होती है? 10 की पावर 2 से लेकर के एंड सो ऑन, आगे बढ़ जाओ। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा एक पैटर्न बन जाता है। आप देख रहे हो ये वेवलेंथ हमारी जो है क्या हो रही है, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। बात समझ रहे हो? ये हमारी 1 सेंटीमीटर की आर्डर की हो जाएगी, 10 की पावर -2 क्या होता है? 1 सेंटीमीटर ही होती है। ये 1 मीटर से लेकर के 100 मीटर के या इसके ऊपर जाओगे तो रेडियो आ जाएगा। अरे रेडियो में तुम पढ़ते भी हो यार, 90 सुनते भी हो, 98.53 FM, 100.7, ये सब क्या है? रेडियो वाली है। बात समझ रहे हो? वो वेवलेंथ किसमें बोलता है? वो वेवलेंथ हमारा मीटर में इस तरीके से बोलता है। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये सारी। अच्छा, इसको कैसे याद करोगे? इसको याद करने का तरीका है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वेवलेंथ का आर्डर बताओ। ये चीज चाहे तुम फिजिक्स में, चाहे तुम केमिस्ट्री में, कहीं भी करना, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। बोलोगे गामा, बोल रहे गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, और क्या होगा मेरा भैया? रेडियो वेव। बोलोगे गामा एक्स यूबी आई एम रेडी, गामा एक्स यूबी आई एम रेडी, गामा एक्स यूबी आई एम रेडी, ठीक है। गामा एक्स यूबी
अच्छा कैसे याद करोगे, गामा रे, एक्स रे, यूबी, यू फॉर अल्ट्रावायलेट, वी फॉर विजिबल, सेट कर लो, ठीक है। गामा एक्स यूबी, आई एम रेडी, ठीक है। क्या बोलोगे, गामा एक्स यूबी, आई एम रेडी, ठीक है। यहां पे एक्स रे हमारी क्या होगी, जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे हमारी वेवलेंथ इस तरीके से क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो याद करोगे, कैसे याद करोगे, गामा एक्स यूबी, आई एम रेडी, ठीक है। गामा एक्स यूबी, इसको रटो खूब अच्छे तरीके से, तभी ये क्लियर होगा मेरा भैया। तो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद क्या है, विजिबल है, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, उसके बाद भी आता है लॉन्ग रेडियो वेव, ठीक है। लॉन्ग रेडियो वेव का ऑर्डर उससे आगे बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा याद कर लो। अच्छा वेवलेंथ का ऑर्डर ये है, तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर हमारा जस्ट इसके क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसके आगे हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्वेश्चन में हम बात करेंगे, क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं स्पेक्ट्रम, किसकी बात करेंगे मेरा भैया, स्पेक्ट्रम। अब यहां पे स्पेक्ट्रम में अगर बात किया जाए तो यहां पे हम डायरेक्ट सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ बताने के लिए यहां पे हमारे पास वक्त नहीं है। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ किसका, हाइड्रोजन, किसका, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम की हम सिर्फ बात करेंगे, उसके अलावा कोई सी स्पेक्ट्रम की बात हम नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है जो कि पूछा जाता है। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपसे इस तरीके से बात करता हूं, ठीक है। यहां पे यार इस तरीके से स्ट्रक्चर ना बना के डायरेक्ट हम बात करना चाहते हैं। ऐसे मेरे साथ याद करोगे, क्या याद करोगे, लाइमेंट्रा, लाइमेंट्रा, बीबी, बीबी, बाकी इंफ्रा, मेरे साथ बोलो, लाइमेंट्रा, बीबी, बाकी इंफ्रा, और सब चीजें तुम्हें क्लियर है। लाइमेंट्रा, बीबी, बाकी क्या लिखोगे, इंफ्रा, ऐसे याद करोगे। कैसे याद करोगे, बाकी इंफ्रा, लाइमेंट्रा, बीबी, बाकी इंफ्रा, लाइमेंट्रा, बीबी, बाकी इंफ्रा, लाइमेंट्रा, बीबी, बाकी इंफ्रा। अब मैं स्ट्रक्चर बना बना के सारी चीजें नहीं सब पढ़ाएंगे भैया, टाइम नहीं मेरे पास। लाइमेंट्रा इसलिए बोल रहा हूं कि लाइमन सीरीज जो होती है वो हमारे कौन से रीजन में होगी, पहली बात तो N1 की वैल्यू यहां 1 होगी और N2 की वैल्यू क्या होगी, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और ये कौन से रीजन की होगी मेरा भैया, अल्ट्रावायलेट, इसीलिए मैंने बोल दिया लाइमेंट्रा। लाइमेंट्रा का मतलब लाइमेंट अल्ट्रावायलेट रीजन की है, लाइमेंट्रा। बीबी, बी फार क्या है, बामर, बी फार क्या है, बामर, ये हमारी बामर है, बोलो मेरा भैया। और बीबी मैंने बोला, बीबी का मतलब हो गया ये विजिबल रीजन की है, कौन सी रीजन की है, विजिबल रीजन की। और बामर के लिए N1 की वैल्यू होती है 2 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से चले जाना। तो याद करोगे लाइमेंट्रा, बीबी, बाकी इंफ्रा। बाकी क्या है, अच्छा बाकी का मतलब क्या हुआ, लाइमन सीरीज हो गई, बामर सीरीज हो गई, बोलो मेरा भैया। शॉर्टकट में थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्सन, अगर मैं पास्सन से लेकर के पास्सन की बात कर लूं और मैं ब्रैकेट की बात कर लूं और मैं किसकी बात कर लूं मेरा भैया, फुंड की बात कर लूं और हैम्फ्री की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, हैम्फ्री की बात कर लूं, तो यहां पे आप देखोगे कोई सी भी हो चाहे जो हो, सारी की सारी कौन सी रीजन की होती है, इंफ्रारेड, कौन सी रीजन की, इंफ्रारेड, ये कौन सी रीजन की, इंफ्रारेड। हैम्फ्री, हैम्फ्री, हैम्फ्री बोला तो फार इंफ्रारेड याद कर लो, फार इंफ्रारेड, बस और कुछ है ही नहीं। तो याद करोगे, क्या याद करोगे, लाइमेंट्रा, बीबी, बाकी इंफ्रा, लाइमेंट्रा, बीबी, बाकी इंफ्रा। लाइमेंट्रा का मतलब हो गया लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, बीबी का मतलब हो गया बी फॉर बामर, बी फॉर विजिबल, लाइमेंट्रा, बीबी। बाकी जितने बचे सारे के सारे कौन सी रीजन की होती हैं, इंफ्रा रीजन की होती हैं, इंफ्रारेड रीजन की होती हैं। बात समझ में आया। बाकी कौन कौन सी है, पास्सन है, ब्रैकेट है, फुंड है और हैम्फ्री है। इसमें सबको पता है N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, N2 की वैल्यू क्या होगी, 4, 5, 6, यहां पे N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। इसके आगे भी है, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं मेरा भैया। N1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 7, 8 एंड सो ऑन। यहां पे N1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 8, 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से चले जाना।
बात समझ में आ गई? मेरी बात भाई प्लीज सुन ले यार। अभी इससे हमने बताया था, इससे पहले बताया था गामा एक्स यूबी आई एम रेडी, बस इतनी बात याद रखना। गामा रे बोल रे, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, लॉन्ग रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, इस तरीके से हमारी वेवलेंथ इस तरीके से जाते वक्त क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात समझ में आया? और रही बात, अब हमने इस स्पेक्ट्रम की बात की, लाइनमैन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, लाइन स्पेक्ट्रम में आपको याद करना होगा, क्या याद करना होगा? सीधा सीधा फंडा है मामला, ये वर्ड बोलोगे बस, क्या बोलोगे? लाइमेंट्रा बीबी बाकी इंफ्रा, लाइमेंट्रा बीबी बाकी इंफ्रा, लाइमेंट्रा फॉर लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट, बामर विजिबल। अब तुम ये कहोगे सर बीबी किसको माने? अरे मियां बीबी उसको मानोगे क्योंकि बी फॉर बामर और बी फॉर क्या होता है, ब्रेकेट भी होता है। तो हम तुम्हें बताते हैं घबराओ नहीं, जो पहले मिली वही मेरी बीबी। बात समझ में आया? पहले कौन मिला? बामर पहले मिला कि ब्रेकेट मिला? तो बामर पहले मिली। जब बामर पहले मिली तो बामर हमारी कौन सी हुई, विजिबल हुई। और बाकी सारे के सारे कौन से रीजन की हैं, इंफ्रारेड रीजन की है मेरा भैया। और रही बात हैमफ्री, फ्री फॉर इंफ्रारेड, जाहिर सी बात है वो नाम से ही चुरा लो। जैसे मैंने जी मैन से मैग्नेटिक फील्ड चुराई, स्टार्क से इलेक्ट्रिक फील्ड चुराई मैंने, वैसे हमारा हैमफ्री से फार इंफ्रारेड चुरा लो, गामा एक्स यूवी से उसी वर्ड से याद कर डालो। समझ में आया? इस तरीके से पूरे चैप्टर को समराइज करके मुट्ठी में लेना पड़ेगा मुझे, तब कहीं जाके मेरी तैयारी होगी। जो तुम पढ़े बैठे हो ना, अभी देखना कितना एग्जामिनेशन हॉल में तुम क्या कर पाओगे। बात समझ में आया? मुझे मालूम है, मैं भी तैयारी किया हूं। बात समझ में? एक फार्मूला नहीं याद आता, मन करता है सर पटक डालूं, फोड़ फाड़ डालूं। बात समझ में आया? क्लियर है? साल भर पढ़ोगे, सारी चीजें करोगे मेरा भैया, कम से कम उतना तो ले जाओ एग्जामिनेशन हॉल तक जितनी जरूरत है। और जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं, इससे ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने की हर हाल में किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है, आप यकीन मान लो। बात समझ में आया? सारी चीजों को मैं कवर कर रहा हूं। आगे बात करता हूं। फिलहाल यहां पे हमारा, हाँ हमने क्या बोला मेरा भैया, नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन के लिए अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ लाइन का एक फार्मूला होता है n2 माइनस n1, ब्रैकेट में फिर क्या होगा n2 माइनस n1, और क्या लिखोगे इस तरीके से +1 बाई क्या लिखोगे मेरा भैया 2। ठीक है, ये एक फार्मूला हमारा होगा, इसको आपको याद करना होगा। अगर इस तरीके से ये फार्मूला अगर हम आपको याद हुआ तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। n2 माइनस n1 एक ब्रैकेट में, n2 माइनस n1 +1 बाई 2 करके इस तरीके से याद करना होगा आपको। ठीक है, अच्छा इसके लिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माना कि ट्रांजिशन हमारी फर्स्ट लाइन में हो रहा है और कहां से आ रहा है, वो nth ऑर्बिट से, मतलब किसी भी ऑर्बिट से कहां आ रहा है, वो पहली ऑर्बिट में आ रहा है। तो यहां पे n1 की वैल्यू तो हमारी 1 हो जाएगी, n2 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस का जो फार्मूला आता है वो हमारा क्या होगा, यहां पे n2 की वैल्यू क्या रखोगे, इस तरीके से हमारा क्या रखोगे n, सॉरी यहां पे शायद हमने गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा सही करो भाई। यहां पे मैंने क्या कहा है, n1 की वैल्यू 1 हो और n2 की वैल्यू क्या हो, n हो, n ऑर्बिट से ना, nth ऑर्बिट से आ रहा है। तो यहां पे n2 मतलब n माइनस 1 कर लेना, और यहां पे n2 की वैल्यू क्या करोगे, n आ जाएगी, और n1 की जगह पे 1 रखोगे तो 1 और +1 कट खत्म हो जाएगा बाई 2। इस तरीके से डायरेक्ट एक फार्मूला आ जाएगा। n ब्रैकेट में क्या मेरा भैया n होगा, फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं तो तुम्हें और आसानी हो जाएगी। n ब्रैकेट में क्या लिखोगे, n माइनस 2, n ब्रैकेट में n माइनस 1, 2 कहां से आ जाएगा भैया, ए भाई मिट जा यार, n माइनस 1। यहां पे एक फार्मूला हमारा आ गया नंबर ऑफ लाइन का, n ब्रैकेट में n माइनस 1 बाई 2 करके इस तरीके से हमारा एक फार्मूला आ गया। ये हमारा कौन सा फार्मूला है, जब हमारी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन nth ऑर्बिट से कहां पर हो रहा हो, फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा हो। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट आना, इसका मतलब लाइमन वाली की बात कर सकते हो। n1 की वैल्यू क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ लाइन इज इक्वल टू हो जाएगा n ब्रैकेट में n माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से ये हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वेव नंबर। क्या पूछा जाएगा, वेव नंबर
जिसको हम न्यू बार से दिखाएंगे, और या इसी को बोल सकते हैं वेव नंबर की बात कर सकते हो, या इसी को ही बात कर लो सीधा डायरेक्ट, हम यहां पर अभी वो क्लियर हो जाएगा हमारा। तो वेव नंबर जो होता है वो होता है 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रेकेट में 1 अपान n1 का स्क्वायर 1 अपान क्या होता है n2 का स्क्वायर। ये हमारा वेव नंबर का फार्मूला होता है। क्या होगा मेरा भैया, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपान लेमडा आर जेड स्क्वायर ब्रेकेट में 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 1 अपान क्या लिखोगे n2 का स्क्वायर। इस तरीके से n1 हमारी जो होती है वो हमारी क्या होगी, इनर ऑर्बिट होगी। क्या होगी मेरा भैया, इनर ऑर्बिट, ठीक है। और n2 जो होगी हमारी क्या होगी, आउटर ऑर्बिट। क्या होगी, आउटर ऑर्बिट, या बोल सकते हो या ये हायर ऑर्बिट है, वो हमारी क्या है, लोअर ऑर्बिट है। क्लियर है। अच्छा, यहां पर r की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी, अगर मैं बात करूं तो वह 96578 और क्या कहते हैं 6 इस तरीके से हुआ करती है, ठीक है यहां पे। लेकिन यहां पर अगर बात किया जाए 96570, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हमारा होगा पर मीटर। क्या होगा मेरा भैया, पर मीटर होगा। लेकिन तुम याद रखोगे 1 अपान आर इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्राम। क्या याद करोगे, 912 एंगस्ट्राम। इसकी वैल्यू सीधा डायरेक्ट रख दिया करो 1 अपान आर की वैल्यू। क्लियर है। हाँ भैया, हम अब इसके बाद बात करेंगे किसकी बात करेंगे, यहां पे आ जाओ। अब हम बात करेंगे वेव नंबर। हमने क्या बताया, वेव नंबर। यहां पे अब हम वेव नंबर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एक फार्मूला हमारा ये बन के आएगा वेव नंबर वाला। वेव नंबर को हम न्यू बार से दिखाते हैं। तो वेव नंबर का न्यू बार का जो फार्मूला होगा 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर ब्रेकेट में 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या लिखोगे n2 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। n1 हमारी क्या होगी, इनर ऑर्बिट। क्या होगी मेरा भैया, इनर ऑर्बिट होगी। और n2 हमारी क्या होगी, आउटर ऑर्बिट। क्या होगी, आउटर ऑर्बिट होगा। क्लियर है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, ये z क्या है, यहाँ पे z होगा हमारा क्या, एटॉमिक नंबर। अभी इनका सब का इस्तेमाल हो रहा है क्वेश्चन में बच्चा, भैया घबराना नहीं। और ये r जो होता है वो हमारा होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है मेरा भैया, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 109678 पर सेंटीमीटर। क्या होती है, 109678 पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर होगी। अच्छा, इसको लिखनी कहीं इस्तेमाल करना तो ये इस्तेमाल करना 109 668 को 700 कर लेना, सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। लेकिन उससे भी बढ़िया ये है कि 1 अपान आर की वैल्यू याद करा करो 912 क्या, एंगस्ट्रॉम। क्या याद करोगे, 912 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। ये सारी चीजें अब हमारा बोहर से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया भैया। अब आपको हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। सारी चीजें आ जाओ, सब चीजें हमने क्लियर कर लिया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या करेंगे, ए पार्टिकल। देखो भैया, यहां तक क्वेश्चन हमारा हो गया था। कौन सा क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक हो गया था। अब हम 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। 8th क्वेश्चन में देखो, कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम फास्टर देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमसे कह रहा है कोई पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है वो हमारा कह रहा है पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम द फास्टर देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 3 गुना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के 3 गुना है किसी पार्टिकल की वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। अगर हमसे वेवलेंथ पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो 1.8 इंटू 10 की पावर कितना है, -4 है मेरा भैया। इसका रेशियो दिया है। तो कह रहा है जब पार्टिकल, तब वो पार्टिकल कौन होगा। अब इधर देखो, सीधा सीधा फार्मूला लगाओ मेरा भैया। देखो इधर फिलहाल ये क्वेश्चन जो होता है हमारा, ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का है। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपान mb। अभी मैं बताता हूँ फिलहाल, लेकिन चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात कर लिया तो फिर आगे कर ही लेते हैं। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ, घबराओ नहीं। लेकिन अब कह दिया तो अब करना ही होगा मेरा भाई। इधर देखो, इधर अब यहाँ पे इस तरीके से लेमडा ऑफ पार्टिकल अपान लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो लगा दो। यहाँ पे लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कर दो, mb कर दो बस, ठीक है। यानी लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इज इक्वल टू
ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या मेरा भैया पार्टिकल, और यहां क्या लिखोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉन। आइए इसकी वैल्यू जो दी गई है वो हमें दी गई है, कितनी दी है 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया गया है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी, अच्छा मास ऑफ हमें क्या निकालना है पार्टिकल निकालना है, क्लियर है। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल का रेशियो, यानी इससे ये बात किया जा सकता है क्योंकि हमें चाहिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपॉन इस तरीके से करते हो तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/3। बात समझ रहे हो 1/3 आ जाएगी, और 1/3 का मतलब यहीं पर 1/3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा डायरेक्ट यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा। बात एक ही है, कहने का मतलब यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे मास ऑफ पार्टिकल हमसे इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मास ऑफ पार्टिकल निकालोगे तो मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 हो जाएगा, और ये 18 दूना 36, 18 23 54 होता है। बोलो मेरा भैया 18 दूना 36 होगा, 18 23 54 होगा। तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ पे 5.4 फिलहाल इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा -4। अब -4 है, ऊपर यहाँ 31 है, ऊपर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 27। बोलो मेरा भैया अगर मैं 27 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जा रहा है, इसका मतलब ये दो बार जाएगा नहीं, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के आसपास आ जा रहा है। और ये मास हमारा किसका होता है न्यूट्रॉन का होता है। क्लियर हुआ। यहां पे इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल कौन सा होगा न्यूट्रॉन होगा। क्लियर है। ये डी ब्रोगली बोले तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं हमने यहाँ पे सॉल्व करवा दिया। क्यों? क्योंकि अब फिर से दोबारा अभी इसको सॉल्व करना पड़ता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। द एनर्जी की बात किया जाए ई है और टू रिलेशन ऑफ 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रिस्पेक्टिवली। देन द रिलेशन बिटवीन हमसे बोला है इनके वेवलेंथ A1 सॉरी λ1 है भैया। ये थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी लग रही है मुझे, λ1 और λ2। अच्छा, इसको बताने से पहले थोड़ा सा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट हमें बताना जरूरी था, ठीक है। लेकिन आओ फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, बात कर ही लेते हैं। यहां पे देखो भैया कह रहे एनर्जी हमारी ई है दी गई है। अच्छा, एनर्जी के लिए मैंने फार्मूला बताया था SC अपान क्या होता है लैम्डा। क्या होता है मेरा भैया SC अपान लैम्डा, या इस तरीके से hν भी बोल सकते हो। इसका मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा वेवलेंथ के। इसका मतलब E1 अपान E2 इज इक्वल टू हो जाएगा λ2 अपान क्या होगा λ1। अब हमसे क्या क्या दिया है देखो भैया, कह रहा है एनर्जी हमारा दो पार्टिकल हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये E1 है, ये हमारा क्या है E2 है। E1 को अपान E2 करोगे तो 25 अपान 50 कर लेना, और यहाँ पे हमसे पूछा है वेवलेंथ λ2 अपान λ1 में, तो 25 दूना क्या होता है 50। तो ये हमारा आ जाएगा λ1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू λ2, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। λ1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 2 λ2। समझ में आ गई होगी सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल करा द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज 5 इंटू 10 की पावर -13 पर सेकेंड है, ठीक है। अपॉन व्हिच 1 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी लाइट इज फोकस, देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये चीज फिलहाल क्या कहते हैं, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो आइए फिलहाल थोड़ा सा हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, तब हम यहां पर बात करेंगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। लगे हाथ यहां बात कर ही लेते हैं हम, उसके बाद ही बात करेंगे। बोलो भैया आइए थोड़ा सा, वरना क्वेश्चन हमारा इस तरीके से फंसना शुरू हो गया, क्योंकि अभी मैंने इसका रिवीजन नहीं कराया। हमने कहा, मैं कह रहा हूं कहा क्या, एक हमारी मेटल की स्लेब है, ये एनर्जी हमारी मेटल पर पड़ी, दिस इज इंसिडेंट एनर्जी hν के फॉर्म में। बात समझ में आया। कुछ इसने कुछ एब्जॉर्ब किया होगा और कुछ इस तरीके से रेडिएट किया होगा। जो एब्जॉर्ब किया होगा वो हमारा hν0 के फॉर्म में होती है, दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी।
दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, बोलो मेरा भैया। और ये हमारी जो होती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। यानी अगर मैं इसको बात कहूं तो ये हमारा खाया होगा, कुछ हमारा पचाया होगा, कुछ हमारा इस तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट हुआ होगा। यानी क्या होगा, इंजेशन, ठीक है, एसिमिलेशन और डाइजेशन, देन इजेशन। समझ में आया? ठीक है, हम केमिस्ट्री की चीजें, हम फिजिक्स की चीजें केमिस्ट्री में बायो का इस्तेमाल करके पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसीलिए मैं कहता हूं भैया सुन लो, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ लो मुझसे, ठीक, बात समझ में आया? वरना फिजिक्स में तो गौस साहब हैं, बायोलॉजी में भी गौस साहब हैं, केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, बहुत जल्द से जल्द आ जाओ मेरे साथ, अदरवाइज क्या कहते, एक कमी रह जाएगी मियाँ। बात समझ में आया? फिजिक्स में गॉस थ्योरम है और बायोलॉजी में गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, इकोलॉजी में। केमिस्ट्री में नहीं है भैया, ये साक्षात तुम्हारे सामने आ गए। बात समझ में आया? जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करो वरना रह जाओगे। इसीलिए मैंने बोला, क्या बोला, मैं फिजिक्स की चीज को केमिस्ट्री में बायोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूं। दिस इज क्या है, क्या है, इंजेशन, खाया, एसिमिलेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इजेशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो आप खुद ही सोचो कि जो खाओगे वही तो आप क्या कहते हैं, एज ए एनर्जी के फॉर्म में आपके अंदर स्टोर होगा, और हमारा जो बचेगा वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। बोलो मेरा भैया। तो एच न्यू इज इक्वल टू लिखते हो एच न्यू नॉट प्लस क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू जो होती है वो हमारी इंसिडेंट क्या होती है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है। बोलो मेरा भैया। और जो हमारी न्यू नॉट होती है वो होती है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये हम एनर्जी को नहीं लिख रहे हैं, एनर्जी हम बोल रहे हैं ओरली, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिवीजन चल रहा है, हमें डेरिवेशन से मतलब नहीं है मेरा भैया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फिर क्या बन जाएगा, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा। तो चाहे सीधा एच को कॉमन ले लो, न्यू माइनस सॉरी न्यू नॉट नहीं मेरा भैया, क्या लिखोगे, न्यू माइनस न्यू नॉट। इस तरीके से हमारा एक फार्मूला बनके तैयार हो गया। क्लियर है? ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दूसरी हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जो गिर रही है वो हमारी क्या है, इंसिडेंट एनर्जी है। यहां पे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बता दो कि जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल रहा है मेटल के सरफेस से, ऐसे बोल सकते हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी की बात कर लो, वो किस पर डिपेंड करता है? तो क्या बताओगे, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोला तो इसका मतलब एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा एनर्जी का हमारा इंसिडेंट फोटॉन इस पर पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना, उतनी ज्यादा स्पीड से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। स्पीड से, स्पीड में बोल रहा हूं। क्लियर है? बात समझ में आया? लेकिन अगर हमसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद द इंक्रीज ऑफ, तो आप कभी भी फ्रीक्वेंसी मत बोलना मेरा भैया, वहां पे इंटेंसिटी बोलना। क्या बोलना, तीव्रता, इंटेंसिटी। यानी मैं ये बोल सकता हूं, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते हो आप, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ क्या लिखते हो, इंटेंसिटी, बस इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखना था, बस इंटेंसिटी लिख लो, इतना बहुत है। ठीक है, रिवीजन चल रहा है ना कि हम पे पूरा सब कुछ पढ़ाना है। इधर देखो, और अगर मुझसे वेलोसिटी की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बताओगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोला तो वो एनर्जी हमारी अंडरस्टूड है। क्लियर हुआ? बस आ जाओ, बस इतना ही बात करना था, इसी पे हमारा अब क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। देखो भैया जल्दी आ जाओ, ये क्वेश्चन अभी हम छोड़ के गए थे। कह रहा है मुझसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू नॉट की वैल्यू हमें दी गई है, क्या दी गई है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर क्या है, 13 है पर सेकेंड। बोलो मेरा भैया। और ये हमारी अपॉन व्हिच 1 इंटू 10 की पावर 14 पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी लाइट इज फोकस। इसका मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दी है
1 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड दी गई। बोलो मेरा भैया। तब कह रहा है देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है, तो हमसे जो काइनेटिक एनर्जी अभी तो बता के आ रहे हैं मियां, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट वाला फार्मूला लगा दो, और एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34, न्यू की वैल्यू है 5। क्या है मेरा भैया, सॉरी ये हमारा 1 इंटू 10⁻14 है, ये है 5 इंटू 10⁻13। इसको हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 10। क्यों? क्योंकि पावर को जोड़ने में, किसी चीज को जोड़ने में पावर हमारी सेम हो तो बेहतर होता है, अदरवाइज फिर हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। तो इसको 10 बना लेते हैं, 10 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड कर लेंगे। बोलो मेरा भैया। तो ये हमारा बन जाएगा 10 इंटू 10⁻13 और माइनस 5 इंटू 10⁻- क्या लिखोगे, 13। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻34, और ये 5 में 10 में से 5 क्या होगा, 5, और ये पावर क्या होगा, आप कॉमन ले लोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻13। क्लियर हुआ। अब ये इस तरीके से हमारा ये सारी चीजें क्लियर हो गई मेरा भैया। अब इसको तुम मल्टीप्लाई कर लो, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हुआ, 30 हुआ मेरा भैया, 5 छंग 30 हुआ, 3 5 छंग 30, 3 33। यानी कि इस तरीके से हमारा 3 पॉइंट समथिंग करके क्या कहते हैं ऑप्शन जो होगा। अच्छा ये कितना होगा, ये हमारा 5 छंग 30, 33 के आसपास आ जाएगा। बोलो मेरा भैया। 33 इंटू 10 की पावर, ये 34 है, और 34 में से 13 को निकालोगे, 10 की पावर माइनस क्या आ जाएगा मेरा भाई, 34 में से, सॉरी 13 को क्या करोगे, अच्छा 13 प्लस था कि माइनस था, ओफो ये देखो प्लस है भैया, सॉरी यार, ये वही तो मैं कह रहा हूं, कहां से ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। इधर देखो ये सब गलती होती है धड़ल्ले से। कैसे होती है, धड़ल्ले से। इधर देखो 34 में से 13 को निकालोगे, आएगा मेरा 11। 11 वाला कोई ऑप्शन है, 11 वाला कोई इस तरीके का ऑप्शन हमारा नहीं मिल रहा है। तो सॉरी वही कहां है दिमाग में, 34 में से 13 निकालोगे, ये कितना होगा, -21। -21 इस तरीके से ये है। अब इसको और थोड़ा सा यहां सेट कर लो, 3.3 कर लो, इंटू 10 की पावर माइनस क्या कर देना, 20 कर लेना। ये वाला हमारा क्या कहते हैं ऑप्शन इस तरीके से मिल गया। बात समझ में आया। तो ये हमारा इस तरीके से ऑप्शन हमारा मिल जाएगा, 3.3 इंटू 10 की पावर क्या होगा, -20 आ जाएगा। क्लियर है। ये हमारा आंसर देख लो मेरा भैया, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज। जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज का मतलब ये हुआ कि अब हमारी जो क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो। जस्ट सफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि हमारी सिर्फ एनर्जी गिरी एच न्यू, और ये बस सीधा समझ लो खा गई, कुछ भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जीरो। इसका मतलब हमारा कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज सोडियम एटम देन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल। तो यहां पे सीधा सीधा इस तरीके से क्या याद करोगे, डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब सीधा सीधा एच न्यू बात कर लो, एच न्यू, और एच की वैल्यू हमारी, और ये होता है एस सी अपान क्या करोगे, लेमडा। तो यहां डायरेक्ट 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और हमसे किलो जूल में पूछा है, ध्यान रखिएगा। और सी जो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 होगा, और वेवलेंथ हमारी दी गई है 242 नैनोमीटर। क्या दिया गया है, नैनोमीटर है, तो इसको 10 की पावर -9 से क्या कर लेना मेरा भैया, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, और जैसे तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे जो वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, आप थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो हमारा हो जाएगा 6 त्रिक 18, और 6 त्रिक 18 और एक क्या होगा 19। तो यहां पर इस तरीके से 19.8 इंटू 10 की पावर, चलो सबकी पावर को ऊपर लेके चलते हैं हम लोग, 34 हो गया, +8 हो गया, +9 हो गया।
8 दूनी 16 एक 17, 17 दूना 34, बोलो मेरा भैया अपान कितना है 242। इसका मतलब 34 में से 8 दूनी 16 एक 17, 17 दूना 34 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 19.8 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे 17, और 17 दूना 34 होता है, 8 दूनी 16 17 वो प्लस में हो गया, बोलो मेरा भैया, और 242। ये इलेक्ट्रॉन हमारा सॉरी ये जो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ रही है, और इस तरीके का कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन किलो जूल पर मोल में पूछा है। किस में पूछा है? किलो जूल पर मोल में। तो जब कभी भी एनर्जी हमारी इस तरीके से दिया हो तो पूरा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, अभी आगे भी सॉल्व करना है, तो क्यों मैं दिमाग की माथापच्ची करूं। आगे आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, इसलिए जो एनर्जी हमारी होगी वो हमारी इस तरीके से 19.8 19 पॉइंट क्या लिखोगे 8, और इस तरीके से अपान कितना है 242, और इंटू क्या करोगे 10 की पावर -17 है। और यहां पे अगर पर मोल चाहिए तो पर मोल के केस में हमें अवोगाड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अवोगाड्रो नंबर क्या होगा 6.023 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे 23। ये हमारा इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं वैल्यू आ जाएगी। इसको दोनों को सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करने के बाद अच्छा ये ध्यान रखना, अब ये हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल हो गए, या ऐसे बोल सकते हो जो भी हमारी एनर्जी आई थी वो हमारी क्या थी मेरा भैया। अच्छा वो सारी चीजें आपने डायरेक्ट इस तरीके से रखा था, यहां पे हमारा डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये कैसे आई थी, जूल पर एटम। क्या आई थी? जूल पर एटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, यहां पर क्या लिखोगे जूल पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वहां पर होता था -13.6 में, ठीक है, सॉरी भैया उसके लिए। तो जूल पर एटम है, और इसको अगर मुझे जूल पर मोल करना है, क्या करना है जूल पर मोल करना है, तो उसको लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लो मेरा भैया क्या आएगा। और ये अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19.8 है, 242 है, 6 से मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो इस तरीके से यहां बात करो। अच्छा आइए इसको खत्म कर लेते हैं, बोलो मेरा भाई 6 चौक 24, 6 चौक 24, और यहां पे डायरेक्ट 24 की बात करोगे, और यहां पे कितना आएगा मेरा भाई, अगर आपने डायरेक्ट 24 लिया तो ये 40 हो जाएगा, बोलो मेरा भाई, और पॉइंट लगाओगे कितना बचा 2, है ना भाई। और इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 6 18, यानी 40 पॉइंट इस तरीके से 0.3 के आसपास आ जाएगा, बोलो मेरा भैया। और अगर इसको फिर दोबारा डिवाइड किया जाए इससे, तो ये हमारा क्या होगा 40, 19.4 है, इसको अगर मैं 4 बना लूं तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16, 4 पंचे 20। इसका मतलब 4 होता तो 4 पंचे 20 5 बार चला जाता, इसका मतलब 100% हमारा क्या होगा, ये पॉइंट लगाओगे ये हमारा कितना बन जाएगा 198 बन जाएगा। और जैसे 198 बन जाएगा 40 और चौको क्या होगा 200, 40 का ही पहाड़ा याद कर लो, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। 4 पंचे 20 होता, सॉरी 4 पंचे 20 और 40 पंचे क्या होगा मेरा भैया 200 होगा। तो डायरेक्ट इसको चाहो तो पॉइंट लगा के निपटा सकते हो, यानी कि 5 होता लेकिन 5 नहीं हो रहा, इसका मतलब 494.6 सॉरी 494 समथिंग इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी, बोलो मेरा भैया। क्यों? क्योंकि पूरी 5 वैल्यू नहीं आएगी। और इसको पावर देख लो, पावर कैसे देखोगे जल्दी देखो। पावर में अगर बात किया जाए तो 10 की पावर हमारा क्या है यहाँ पे, अरे 17 था भाई, ये 17, तो 23 में से क्या कहते हैं 17 को निकालोगे कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा मेरा भैया 6 आ जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ पे इसको अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूं मेरा भैया, अच्छा इसको किस में बताना है, किलो जूल में बताना है ना भैया, तो इसको 3 डिजिट पहले इसको इधर शिफ्ट करोगे 494 कर लेना, इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 3। ये क्या किस में आएगा, ये आएगा 10 की पावर 3 जूल में आएगा। अब इसको किलो जूल बनाओगे तो 494 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको आ जाना चाहिए। समझो भैया कैसे क्या किया मैंने, फिर से देखो। हमने कहा अच्छा यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया था, उसके लिए सॉरी भैया,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात वहां पर बात है बोहर वाले में, वही बात हमारे दिमाग में रिपीट कर गई। मैंने कहा कि एनर्जी को इस तरीके से हम सॉल्व करके निकालेंगे। पहले किस में आएगी, जूल पर एटम में आएगी, फिर हमें क्या करना होगा, जूल पर मोल में कन्वर्ट करना होगा। कभी भी अगर हमें मोल में कन्वर्ट करना होगा तो अवोगाड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा। इस बेसिस पर इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा लाइट ऑफ वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल हैविंग द वर्क फंक्शन एज सी, क्या है, लेमडा नॉट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक्स प्लेस ओनली। कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा। आप देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दो मेरा भैया, अगर मैं ये कहूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एच ब्रैकेट में न्यू माइनस क्या लिखोगे, न्यू नॉट। अब ये बताओ इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आई तभी हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं मेरा भैया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर लेमडा की वैल्यू हमारी लेमडा नॉट से ज्यादा है तो बात सही है, लेमडा, अच्छा यहां पे किसकी बात किया है, लेमडा की बात किया है। अच्छा तो लेमडा की बात किया है तो थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा मुझे। फिलहाल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा एच, यहां पे सी ब्रैकेट में ले लो 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट, ये आ गई, क्लियर है। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए तो एच सी हो जाएगा और लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपान क्या लिखोगे, लेमडा और लेमडा नॉट, ये है। अब यहां पर तुम खुद ही सोच सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी को अगर हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, काइनेटिक एनर्जी को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा नॉट की वैल्यू जो है, बोलो मेरा भैया, लेमडा नॉट की वैल्यू, वेवलेंथ की बात किया जाए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वहां यहां पे लेमडा नॉट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इन कंपेयर टू लेमडा की, क्लियर हुआ। तो यहां पे अगर मुझसे कह रहा है कि कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक विल टेक्स प्लेस, यानी फोटो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, यहां पे पॉजिटिव आए। तो हमसे कह रहा है लेमडा की वैल्यू लेमडा नॉट की बात किया जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर हमारा लेमडा अगर ज्यादा हुआ किससे, लेमडा नॉट से, बोलो मेरा भैया, तब यहां पे क्या होगा, ये दोनों अगर वैल्यू रखोगे तो ये आपस में, एक तो पहली बात बराबर लिखा है, अगर बराबर कर दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बोलो मेरा भैया। और दूसरी बात और भी है, अगर ये लेमडा की वैल्यू इस लेमडा नॉट से अगर ज्यादा आ गई तब भी तो हमारी वैल्यू ये हमारी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। फिर हमसे क्या कहा कि दूसरा ऑप्शन लेमडा इज ग्रेटर देन क्या है, 2 लेमडा नॉट। अगर लेमडा की वैल्यू 2 लेमडा नॉट से क्या है, ज्यादा है, तो खुद ही सोच लो लेमडा की वैल्यू ज्यादा होगी तो यार 100% ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गया। फिर तीसरा इस वाले ऑप्शन को देखें तो लेमडा नॉट की जो वैल्यू है वो लेमडा से क्या है, ग्रेटर देन है, और हमारा लेस देन हम क्या है, लेमडा से। बात समझ में आया। तो इस वाले ऑप्शन में एक तरीका ये आ जाएगा कि अगर लेमडा की वैल्यू, ध्यान दो देना मेरा भैया, लेमडा की वैल्यू अगर बराबर होगी तब तो चलो नहीं आएगा, लेकिन लेमडा नॉट की वैल्यू अगर हमारी क्या हुई, ज्यादा हुई, तो उस केस में ज्यादा हुई तो उस केस में हमारी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। यहां पे इस केस में भी तो हमारा क्या कहते हैं, किसी एक केस में तो क्या हो जाएगा, गलत हो ही जाएगा ना भैया, ध्यान दीजिएगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर मैं डी वाले ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो यहां पे लेमडा नॉट की वैल्यू, चलो ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया, लेमडा नॉट की वैल्यू 2 लेमडा हो जाएगी, बोलो मेरा भाई। तो जब लेमडा नॉट की वैल्यू अगर 2 लेमडा हो जाएगी तो उस केस में तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा मेरा भाई। इस तरीके से इसको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना, ठीक है, इसको समझ में आना चाहिए आपको, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा सा अच्छे से सुनना भैया। फिर कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 इन हाइड्रोजन एटम विल बी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी दी गई है। तो हमसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है, चाहो तो इधर देखो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा। दो फार्मूले हमने बताई थी, दोनों फार्मूले से निकाल सकते हो। चाहो तो आप सीधा सीधा एनर्जी निकाल लो, क्या होता है एनर्जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या बताया था, एच न्यू। बात समझ में आया। तो एनर्जी निकाल करके हम सीधा सीधा एच से डिवाइड कर दें, या फिर हम 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू रख दें। ठीक है, दोनों से आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल यहां पर हमसे कह रहा है, इधर देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखूंगा तो मैंने बताया था 2.188 इंटू 10 की पावर माइनस 18 होता है। जेड स्क्वायर ब्रेकेट में 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान क्या होता है n2 का स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हो, या 1 अपान लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर वाले फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, आ जाएगा दोनों से। यहां पे n2 की वैल्यू है 4 और n1 की वैल्यू है 1। आइए निकाल के देखते हैं हम। 2.188 इंटू 10 की पावर माइनस 18 करोगे भैया, हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर कर लेना। 1 अपान क्या लिखोगे, 1 अपान 1 का स्क्वायर, 1 अपान क्या लिखोगे, 4 का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको निकालो, 2.188 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे, माइनस 18, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 और 16 माइनस 1 अपान, इस तरीके से यहां पे 4 चौक 16, 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15 और 15 अपान क्या हो जाएगा 16। बात समझ में आया। इस तरीके से हमारी डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। क्लियर। और अभी मैंने बताया डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है, सीधा सीधा इस वाले फार्मूले को अपना याद करो, एस सी अपान लेमडा डेल्टा ई कर लो इसको। बात समझ में आए, क्योंकि मैंने इस फार्मूले का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर मैं चाहता तो उससे भी कर लेता, वो गलत नहीं होगा, आप घबराए नहीं। एक क्वेश्चन को कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एस सी अपान लेमडा वाला फार्मूला लगाया मैंने। ठीक है, अब यहां पे या सीधा सीधा डायरेक्ट बात करो, ये कौन सा फार्मूला तुमने लिख दिया, ये डेल्टा ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू, क्योंकि जो जरूरत है ना भैया मैं उसी की बात करूंगा सिर्फ बस। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो एच न्यू। अब हमें न्यू निकालना है तो क्या कर दें हम, डेल्टा ई अपान एच कर दो बस। आइए सीधा डायरेक्ट हम देखते हैं। यहां पे 2.188 इंटू 10 की पावर क्या है, माइनस 18 है, बोलो मेरा भाई, और 15 अपान 16 है। इसको ऐसे लिखा रहने दो, अप्रॉक्स मार देंगे अभी हम। अपान एच की वैल्यू क्या होगी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। बात समझ में आया। 15 अपान 16 का मतलब कुछ है ही नहीं, 0.9 समथिंग कुछ आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक से जरा सा ही तो कम है, वरना 16/16 होता तो 1/1 हो जाता। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो 15 दूना 30 आ जा रहा है और 16 छक्का 96, यानी कि 96 का मतलब हमारा 100 के अप्रॉक्स हो गया, और ये हमारा 3.0 वाला 8 इस तरीके से अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना भैया, क्यों, क्योंकि अब इसको सॉल्व एक तो जगह भी नहीं है, कहां सॉल्व करें। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है।